नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पाराशरी की। आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 6 की। देखिए, श्लोक नंबर 6 में बताया गया है कि कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी हो तो शुभ फलदाता होता है, तथा यदि त्रिषडाय का स्वामी हो तो पाप फलदायक होता है। देखिए, पहले जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों की बात करी थी तो हमने आपको त्रिकोण भाव और त्रिषडाय भावों के बारे में जानकारी दी थी। त्रिकोण भाव होते हैं 1, 5 और 9 भाव, और त्रिषडाय भाव होते हैं 3, 6 और 11 भाव। जब हमने एपिसोड नंबर 12 की सीरीज़ दी थी आपको, जब हमने एपिसोड नंबर 11 की सीरीज़ चलाई थी, तो हमने बात करी थी त्रिकोण भाव और त्रिषडाय भाव। त्रिकोण भाव की बात करी थी हमने एपिसोड नंबर 11 के पार्ट 3 में, और त्रिषडाय भाव की हमने बात करी थी एपिसोड नंबर 11 के पार्ट 4 में। 3, 6 और 11, 1, 5 और 9, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको विस्तार से जानना है इनके बारे में तो आप ये दोनों ही एपिसोड ज़रूर देखिएगा, एपिसोड नंबर 11 का पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें हमने त्रिकोण और त्रिषडाय की बात करी थी। तब भी हमने ये बताया था कि त्रिकोण भाव 1, 5 और 9 होते हैं, जो कि शुभ भाव होते हैं, अच्छे भाव होते हैं, ऑस्पिशियस भाव होते हैं। और इसी प्रकार से त्रिषडाय की अगर बात करें तो अशुभ भाव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पाप फलदायक भाव होते हैं। तो वही बात यहाँ पे कर रहे हैं ये जो लेखक हैं, जो व्याख्याकार हैं इसके। उन्होंने बताया है कि सभी त्रिकोण ग्रह शुभ फल प्रदाता होते हैं और सभी त्रिषडाय भाव पाप फल प्रदाता होते हैं। ये एक सिंपल सा जो हम बात कर चुके हैं उसी के बारे में बात हो रही है। ये देखिए, ये दोनों श्लोक, एक श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 6 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे? श्लोक नंबर 7 में जो बात हुई है वो बात करते हैं, यदि शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और पूर्ण चंद्र ये शुभ की श्रेणी में आते हैं, और पाप रहित बुध भी शुभ की श्रेणी में आता है। इस तरह से 4 कंडीशन हो जाती हैं शुभ ग्रह की। एक तो गुरु, एक शुक्र, एक पूर्ण चंद्र, और एक चौथा और है जो है पाप रहित बुध। एक्चुअली जब हमने बुध की बात करी थी तो आपको हमने बताया था आपको कि बुध की एब्जॉर्बिंग बहुत अच्छी होती है। वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके गुणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे अच्छे हों या खराब हों। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर शुभ ग्रहों के सानिध्य में अगर बुध आ जाता है तो शुभ हो जाता है, और अगर पाप ग्रहों से ग्रस्त हो जाता है तो अशुभ हो जाता है। ये सिंपल सा सिद्धांत है बुध के बारे में। इसी प्रकार से ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में हो गया गुरु, शुक्र और पूर्ण चंद्र और पाप रहित बुध। यदि ये केंद्र भाव के स्वामी हो जाए, केंद्र का मतलब 4, 7 और 10 भाव के अधिपति हों तो प्राणियों को शुभ फलदाता नहीं देते हैं। इसको केंद्राधिपति दोष लगता है, केंद्र के अधिपति होने का दोष लग जाता है सौम्य ग्रहों को। यहाँ पर केंद्र भावों की बात हो रही है। केंद्र भाव में आता है चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। हालांकि प्रथम भाव भी इसकी श्रेणी में आता है, लेकिन क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से शुभ भाव होता है, क्योंकि त्रिकोण भी होता है और केंद्र भी होता है, तो इसलिए वो नैसर्गिक रूप से शुभ भाव हो गया। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अभी केंद्राधिपति दोष की अगर बात करेंगे तो चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन केवल 3 भावों को हम कंसीडर करेंगे। तो यदि कोई भी शुभ ग्रह केंद्र भावों का स्वामी हो जाए, चौथे, 7वें और 10वें भाव का स्वामी अगर हो जाए, और लेकिन वो शुभ फलदाता हो या शुभ ग्रह हो, तो वह अपने शुभ प्रभाव को नहीं देता, अपनी शुभता को त्याग देता है। इसी प्रकार से पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? क्षीण चंद्रमा, अशुभ चंद्रमा। क्षीण चंद्रमा के और पूर्ण चंद्रमा के बारे में हमने
आपसे पहले भी बताया था कि एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक का चंद्रमा जो होता है वो पूर्ण चंद्र की श्रेणी में आ जाता है, और बाकी जो कंडीशन होती है चंद्रमा की वो क्षीण चंद्रमा होता है। तो यदि ये पाप ग्रह क्षीण चंद्रमा, पाप युक्त बुध, सूर्य, शनि और मंगल यदि केंद्र भाव के स्वामी हो जाए, 4, 7 और 10 के स्वामी हो, तो अपने स्वभाव अनुसार पाप फल नहीं देते, पाप फल को त्याग देते हैं। अब इसमें देखिए एक बहुत महीन सी बात है, एक माइन्यूट सी बात है पकड़ने वाली, कि दोनों कंडीशन में क्या बताया गया है कि यदि शुभ ग्रह केंद्र का स्वामी अगर हो जाए तो अपनी शुभता को त्याग देगा, और पाप ग्रह अगर केंद्र का स्वामी हो जाए तो अपने पापत्व को त्याग देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र का स्वामी यदि शुभ फल दाता है तो वो अशुभ फल नहीं देगा, ठीक है ना। इस बात में ध्यान रखिएगा, केवल शुभता को तो त्याग देगा। शुभता को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि अशुभ फल देगा। इसी प्रकार से अगर दूसरी कंडीशन है पाप ग्रहों की बात करें तो अपने पापत्व को तो त्याग देता है लेकिन शुभ फल देगा ऐसा नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में इसका मतलब न्यूट्रल वर्क करते हैं। अगर केंद्र के स्वामी शुभ दाता होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और पाप फल दाता होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। न शुभ फल देगा, न पाप वाला पाप फल देगा। देखिए अब हमने एक अभी बात करी थी कि ये दोनों ही श्लोक जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। वो कैसे? अभी हम त्रिकोण की बात कर चुके हैं और त्रिषडाई की बात कर चुके हैं। त्रिकोण में हमने लिया स्पेशली 5वें भाव को और 9वें भाव को, क्योंकि प्रथम भाव की तो हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि वो नैसर्गिक रूप से शुभ होता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है। लेकिन 5वें और 9वें भाव की, और यहाँ पे 3, 6 और 11 भाव की, यहाँ पे है कि त्रिकोण का स्वामी शुभ फलदाता होता है, त्रिषडाई का स्वामी पाप फलदाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट क्यों कर रहे हैं, इसके लिए एक हमें कुंडली देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आज हम केवल 2 श्लोक की बात करेंगे, श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 7। इसकी ही व्याख्या की हम बात कर रहे हैं केवल। देखिए इसको आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए अब एक कुंडली पे हम अध्ययन करते हैं। चलिए हम इस वाली कुंडली पे बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा श्लोक था, श्लोक नंबर जो 6 था, वो ये कहता है कि कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण का स्वामी हो जाए तो शुभ फलदाता होता है। त्रिकोण का मतलब 5वां और 9वां, ये तो शुभ फलदाता हो गया। एक बात हो गई 5वें का स्वामी और 9वें का स्वामी। लेकिन देखिए गौर करने वाली बात ये है कि ये जो भाव का स्वामी है ना, इसमें राशि पड़ी हुई है वृष राशि। वृष राशि का स्वामी हो गया शुक्र, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 9th हाउस में, पंचम भाव या 9वें भाव में बैठने की बात नहीं कर रहे हैं। जो श्लोक कहता है वो ये नहीं कहता है कि त्रिकोण भाव में यदि कोई बैठा हो ग्रह, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सूर्य और बुध जो बैठे हुए हैं इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इस भाव का स्वामी कैसे रिप्रेजेंट करता है। इस भाव का स्वामी रिप्रेजेंट करता है इसकी राशि से। इस भाव में कौन सी राशि है और इस वाले भाव में कौन सी राशि है, दोनों जो त्रिकोण स्थान है उसमें कौन सी राशि पड़ी हुई है। तो अब देखिए पंचम भाव में जो पहला त्रिकोण है उसमें है वृष राशि। वृष राशि का स्वामी हो गया शुक्र। तो नियम तो ये कहता है कि शुक्र शुभ फल प्रदाता हो जाएगा। अब इसकी दूसरी राशि और देखते हैं। दूसरी राशि हो गई यहाँ पर 10th हाउस में, मतलब केंद्र में हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया, इसलिए देखिए इस कंडीशन को कहते हैं राजयोग कारक ग्रह। अगर मकर लग्न की बात करें तो शुक्र राजयोग कारक ग्रह हो गया, क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी हो गया शुभ फलदाता और केंद्र का स्वामी हो गया शुभ फलदाता। यहाँ पर एक बात और भी है, अभी हम बात कर चुके हैं कि अगर शुभ ग्रह इसका स्वामी अगर हो जाए तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वह शुभ फल नहीं देगा। नियम ने यही तो कहा, हमारे श्लोक नंबर 7 ने यही तो कहा कि अगर 10th हाउस का ये लॉर्ड हो गया, केंद्र का अगर स्वामी हो गया शुभ ग्रह का मतलब शुक्र,
शुक्र अगर इसका स्वामी अगर हो गया तो ये शुभ फलदाता नहीं होगा, अपने शुभ फल को त्याग देगा। लेकिन यहाँ पे हमारा नियम पूरी तरह से काम कर रहा है कि त्रिकोण का भावी स्वामी शुभ होता है। तो त्रिकोण का स्वामी शुभ होता है तो इट मीन्स कि इस कुंडली में शुक्र जो हो गया वो शुभ हो गया, एक बात हो गई। अब हम बुध को देखते हैं। दूसरा जो हमारा त्रिकोण है वो है नवम भाव में, और नवम भाव में इसकी जो सेकंड राशि आ रही है वो आ रही है छठे भाव में। लेकिन एक तो नियम ने ये कह दिया, जो श्लोक नंबर 6 है उसने तो ये कहा कि ये शुभ होगा क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है। लेकिन श्लोक नंबर 6 दूसरी जो लाइन है श्लोक नंबर 6 की, पतये त्रिषडाया नाम यदि पाप फल प्रदा, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिषडाय का स्वामी पाप फल देने वाला होता है। तो पाप फल देने वाला ये हो गया, 3, 6 और 11 भाव का स्वामी त्रिषडाय का स्वामी हो गया। तो ये दूसरी राशि जो आ गई इसकी छठे भाव में आ गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। क्लैश क्या हो रहा है कि एक ही श्लोक की एक लाइन कहती है कि बुध यहाँ पर शुभ होगा इस कुंडली के लिए, लेकिन दूसरी लाइन जो है, दूसरा जो पैरा है इस श्लोक का, या दूसरी जो लाइन है वो ये कहती है कि क्योंकि ये त्रिषडाय का स्वामी हो गया तो इसलिए पाप फल देने वाला हो गया। तो अब हम क्या माने, हम इसको माने या इसको माने? देखिए अब इसमें एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी। देखिए लघु पाराशरी बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रंथ है और इसको बड़ी सूक्ष्मता से समझना भी होता है। अगर आपने इसको मैन्युअली समझ लिया तो इट मीन्स कि आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। अब हमें क्या देखना है इसमें, हमें ये देखना है कि एक नियम की जो बात है, ये जो त्रिषडाई की बात है, तो त्रिषडाई में तीसरे से छठा और छठे से 11 उत्तरोत्तर बली होता चला जाता है। त्रिषडाई का मतलब बली से मतलब हो गया कि वो पाप फल प्रदाता बनता चला जाता है। जैसे थर्ड हाउस का अगर लॉर्ड होगा, थर्ड हाउस एक्टिव वर्क कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस कुंडली के लिए, उस जातक के लिए पर्टिकुलर ग्रह खराब फल करेगा, छठे भाव का और ख़राब करेगा और 11वें भाव का बहुत ख़राब करेगा। तो 3, 6 और 11 तो उत्तरोत्तर ये बली होते हैं, 3 से छठा और छठे से 11। इसी प्रकार से त्रिकोण की बात करें तो 5वें से 9वां ज़्यादा पावरफुल हो गया। इसलिए हमने इसको त्रित्रिकोण भी कहा था। जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों की हमने बात करी थी तो हमने इसको त्रित्रिकोण भी कहा था। त्रित्रिकोण का मतलब त्रिकोण का भी त्रिकोण। इसी प्रकार से अगर केंद्रों की बात करें तो चतुर्थ से सप्तम और सप्तम से दशम बली होता है। तो सबसे पावरफुल कौन सा हो गया? दशम। चलिए अब दोबारा से लौट के आते हैं श्लोक नंबर 6 पर। एक नियम ने कहा, पहले लाइन ने कहा कि बुध शुभ होगा क्योंकि ये 9th हाउस का लॉर्ड हो गया, एक त्रिकोण का स्वामी हो गया, और दूसरे ने कहा कि त्रिषडाय का स्वामी अशुभ हो गया। तो अब ओवरऑल क्या आता है कि ये त्रित्रिकोण का स्वामी है, मतलब त्रिकोण में भी जो बलि त्रिकोण है उसका स्वामी है, और यहाँ पे मध्यम है क्योंकि 1, 2 और 3 ये सामान्य हो गया, ये मध्यम हो गया, ये ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो त्रिषडाय में भी इसका स्वामी हो गया। तो इट मीन्स कि इन जनरल ये निकल के आ रही बात ये आ रही है कि ये शुभ फल प्रदाता ही बनेगा। अगर ये 6th हाउस की जगह ना 11th हाउस का स्वामी होता तो बराबरी की टक्कर होती। ठीक है, फिर तो हम ये कह सकते थे कि अब तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुभ कह रहे हैं, यहाँ पे अशुभ कह रहे हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन यह न्यूट्रल नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव फल देने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों को हमने समझ लिया। अब हमारा जो श्लोक नंबर 7 है वो क्या कहता है? श्लोक नंबर 7 ये कहता है कि सौम्य ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो जाए, सौम्य ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो जाए, मतलब मंगल, चंद्रमा और शुक्र, ये तीनों केंद्र के स्वामी है। मंगल तो पाप ग्रह होता है, पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, तो ये क्या करेगा? अपने पाप फल को नहीं देगा। लेकिन शुभ हो जाए ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे पाप फल को नहीं देगा। एक नियम तो ये कह रहा है, लेकिन इसकी दूसरी राशि कहाँ पर है? ये आ गई इसमें त्रिषडाय में।
दूसरी राशि त्रिशराय में आ गई, तो एक नियम में तो ये कह दिए पाप फल नहीं देगा, यहाँ पे तो न्यूट्रल हो गया ये। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है अशुभ फल प्रदाता होगा। तो इस कुंडली की अगर बात करें तो मंगल अशुभ फल देने वाला ग्रह बन जाएगा, अशुभ फल प्रदाता बन जाएगा। तो यहाँ पे जब भी मंगल की बात आएगी तो ये नेगेटिव रोल प्ले करेगा। क्लियर है। अब दूसरी बात चंद्रमा। चंद्रमा और सूर्य में बड़ी एक खासियत होती है, क्या होती है कि इसकी दूसरी राशियाँ नहीं होती है, इसकी पर्टिकुलर एक ही राशि होती है। कर्क राशि का मतलब चंद्रमा और सिंह राशि का मतलब सूर्य, इसकी दूसरी राशि नहीं है। तो जितने भी नियम यहाँ पर है ना वो कहीं क्लैश नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा को लेके जो इन जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं ना वो बड़े एक्यूरेट होते हैं लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर्स के। जिन्होंने कम नियम भी पढ़े हैं उनका भी काम चल जाता है। तो अब चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन आती है, अब इसमें ये भी देख लिया जाएगा कि चंद्रमा की कंडीशन कैसी है। इन जनरल अगर देखें तो चंद्रमा शनि के साथ बैठा है तो अशुभ फल है, क्षीण चंद्रमा हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पाप फल प्रदाता नहीं बनेगा, तो इसके लिए न्यूट्रल हो गया, पाप फल नहीं देगा। जब भी इसकी दशांतर दशा आएगी या इसकी प्रेडिक्शन की बात हो रही होगी तो हम शनि और चंद्रमा का एक विष योग बनता है, तो विष योग का प्रेडिक्शंस नहीं करेंगे यहाँ पर चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में अगर केवल देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे नियम ने तो ये कह दिया ना कि ये पाप फल प्रदाता नहीं होगा। अब यहाँ पे शुक्र की अभी हमने बात करी थी, यहाँ पे केंद्राधिपति दोष तो लग गया। इसका मतलब ये है कि शुभ फल देने में की कंडीशन में नहीं है इसके नियम के अनुसार। 10th हाउस का लॉर्ड हो गया तो शुभ फल तो नहीं देगा, लेकिन पाप फल भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, त्रिकोण का स्वामी हो गया, तो त्रिकोण के स्वामी की वजह से शुभ फल देगा। तो आप समझ रहे, आई होप आप समझ चुके होंगे इन चीज़ों को कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब एक कुंडली और देख लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वाली कुंडली की, XYZ जो भी है। देखिए अब पहली बात तो हम बात करते हैं त्रिकोण की। अभी बात हुई थी सभी त्रिकोण शुभ फल प्रदाता होते हैं, सभी त्रिषडाय अशुभ फल प्रदाता होते हैं। तो त्रिकोण सूर्य त्रिकोण का स्वामी होगा, शुभ फल प्रदाता होगा, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि सेकंड राशि होती नहीं है इसकी। यहाँ पे गुरु की बात आती है। अब गुरु की देखते हैं, गुरु की जो राशि है एक तो 9th हाउस हो गई, इसके हिसाब से शुभ फल प्रदाता हो गया, और सेकंड राशि जो हो गई ये पड़ी है 12th हाउस में। चलिए अभी 12th हाउस के लिए आगे बात आएगी तब हम एक बार चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हाल फिलहाल अगर बात करें तो गुरु शुभ फल प्रदाता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि अभी 12th हाउस में आ रही है। 12th हाउस की अभी चर्चा हुई नहीं है, आगे वाले श्लोक में होंगी तो उसको क्लियर कर देंगे। और केंद्र के स्वामी त्रिषडाय के स्वामी अशुभ फल प्रदाता होते हैं। त्रिषडाय का अशुभ हो गया, इसकी आ गई बुध, अशुभ हो गया, लेकिन सेकंड राशि आ गई अगेन, तो डबल त्रिषडाय का स्वामी हो गया, तो परम अशुभ स्थिति को प्राप्त हो रहा है। बहुत ज़्यादा खराब है इस कुंडली का बुध, ठीक है। तो जब भी दशांतर दशा आएगी तो ये नेगेटिव फल करेगा। सेकंड क्या हो गया, छठी इसमें ही आ रही है राशि, और फिर नेक्स्ट जो है ये शनि की 11th हाउस में आ रही है, ये अशुभ फल प्रदाता हो गया। लेकिन यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लगा। केंद्राधिपति दोष में पाप ग्रह पाप नहीं करते हैं, पाप फल नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पाप फल यहाँ तो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर तो दे ही रहा है अशुभ फल। तो इसका मतलब शनि भी जो हो गया इस कुंडली में अशुभ फल प्रदान करने वाला बन गया, ठीक है। दोनों चीज़ हो गई। अब केंद्राधिपति दोष की अगली बात कर लेते हैं। चंद्रमा की बात हुई, चंद्रमा शुभ फलदाता है, केंद्राधिपति दोष लगा तो अपनी शुभता को त्याग देगा। केंद्राधिपति की क्या खासियत होती है कि शुभ फल अपनी शुभता को त्याग, शुभ ग्रह अपनी शुभता को त्याग देते हैं और पाप ग्रह अपने पापत्व को त्याग देते हैं। यही तो बात आई थी इसमें। इसका मतलब ये था श्लोक का कि शुभ ग्रह केंद्र स्थानों के स्वामी हो तो भी शुभ फल नहीं देते, और पाप ग्रह केंद्रों के स्वामी हो तो मनुष्य को अशुभ फल नहीं देते। शुभ ग्रह अपनी शुभता को त्यागेगा, अशुभ ग्रह अपनी पापत्व को त्याग देगा। तो यहाँ पर शनि की अगर बात करें तो शनि अपने पापत्व को त्याग देगा, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव ही रोल प्ले करेगा।
नेक्स्ट जो बात हुई हमारी आई शुक्र की। शुक्र को केंद्राधिपति दोष लगा क्योंकि शुभ फल है तो अपनी शुभता को त्याग देगा। लेकिन सेकंड हाउस में दूसरी राशि आ रही है, तो जब सेकंड हाउस की बात करेंगे तो उसकी हम चर्चा कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें देखना है। अभी इसमें एक कंडीशन और हो सकती है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर तो मकर राशि आई छठे भाव में और सातवें भाव में आ गई कुंभ राशि, या फिर यहाँ पे आ गई मकर राशि और यहाँ पर आ गई कुंभ राशि। त्रिकोण में आ गई मकर और त्रिषणाय में आ गई कुंभ। ऐसा भी तो हो सकता है शनि में। तब भी क्या होगा कि त्रिकोण के नाते तो ये शुभ फल देने वाला होगा और इसके नाते ये अशुभ फल प्रदाता होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरह से न्यूट्रल हो गया इस कुंडली का। इसकी और कंडीशन देखेंगे, फिर उस कंडीशन में क्या देखेंगे कि इसकी अन्य जो स्थितियां हैं वो क्या हैं। क्या ये शनि किसी दृष्टि सिद्धांत के अनुसार किसी से और से तो ग्रस्त नहीं है? कैसे है? जैसे हमने देखे, अब पहले दृष्टियों की हम बताएं। पिछले एपिसोड में हम रह गए थी चीज़ें, एक चीज़ रह गई थी बताने को, मैं समझाना चाहता था आपको, मैं स्किप हो गई थी दिमाग से। जैसे दृष्टि, मंगल की 3 दृष्टियाँ, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, ये दिखाई दे रही है ना तीनों दृष्टियाँ। इसी प्रकार से शनि की 3 दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। और इसी तरह से तीसरा था गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ठीक है, तो इस तरह से ये दृष्टि हो गई। हम बात कर रहे थे शनि की। तो शनि की अगर ये कंडीशन होती है कि 5म भाव और 6ठम भाव दोनों का अगर स्वामी हो रहा होता है ना ये, तो यहाँ पे शनि की जो स्थिति है, यहाँ देखा जाता है कि और क्या, अब क्या इफेक्ट है इस पे इफेक्ट है राहु का। कैसे राहु का है? राहु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि राहु की पड़ रही है। तो राहु से ये ग्रस्त है। राहु क्या है? पाप ग्रह है। पाप ग्रह का इस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो अगेन ये नेगेटिव हुआ। क्लियर है? अगर इसका स्वामी होता तो, इन दोनों का स्वामी होता तो, यहाँ पे शुभ हो गया, यहाँ पे अशुभ हो गया, तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल के बाद की हम कंडीशन देखते हैं कि और क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एक यहाँ पे ये नेगेटिव हुआ। पाप ग्रह शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसकी 7वीं दृष्टि, ये देखिए 7वीं दृष्टि पड़ रही है शनि पे। तो इट मीन्स कि ये अगेन पापी हो गया। ठीक है ना? तो 2 कंडीशन ऐसी आई कि ये पापी अगेन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों का स्वामी होकर अगर 11th हाउस में बैठा होता तो ये पाप फल प्रदाता बन जाता है। एक कंडीशन और भी हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि 10वीं मकर राशि इसमें और कुंभ राशि इसमें। मकर राशि 6ठे भाव में और कुंभ राशि 7वें भाव में। तो हमारा नियम क्या कहता है कि इसके हिसाब से तो नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे पाप प्रभाव छोड़ देगा। शुभ नहीं होगा, पाप प्रभाव छोड़ देगा। तो ओवरऑल क्या हुआ? तो पाप प्रभाव यहाँ पे तो छोड़ दिया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, लेकिन इसकी वजह से फिर नेगेटिव हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने ये दोनों श्लोकों की बात करी। पहले हमने बात करी कि एक त्रिकोण का स्वामी होकर शुभ फल प्रदाता होता है कोई भी ग्रह। अगर त्रिकोण का स्वामी हो जाए, या इट मीन्स कि 5म या 9वीं का स्वामी अगर हो कोई भी ग्रह, इसमें राशि जो पढ़ रही है, राशि की बात कर रहे हैं केवल। 5म और 9वीं का अगर स्वामी होता है तो शुभ फलदाता होता है, और त्रिषणाय मतलब 3 6 और 11 का स्वामी अगर होता है तो नेगेटिव फल प्रदाता होता है, अशुभ फल प्रदाता होता है। पहले दूसरा हमने जो श्लोक की बात करी उसमें हमने कहा कि केंद्र के स्वामी अगर शुभ ग्रह हो तो अपना शुभत्व छोड़ देंगे, और पाप ग्रह हो तो अपना पापत्व छोड़ देंगे। इट इज़ ऑल। ठीक है ना? ये पूरा सार है इन दोनों श्लोकों का। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम नए श्लोक की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड चल रहा है, एपिसोड नंबर 13, लघु पारिषद की बात हो रही है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे श्लोक नंबर 8 की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।